हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 10th है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का। ये हमारा लास्ट जो है ना वो लेक्चर होगा फेडरल एक्साइज एक्ट का। इसके साथ हमारा जो फेडरल एक्साइज एक्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस जो कि सेक्शन नंबर 19 है उसका पार्ट सेकंड है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका अगर आपने पार्ट से फर्स्ट ढूंढना है तो मैंने जो क्या किया, इसका जो प्ले लिस्ट होगा फेडरल एक्साइज एक्ट का, मैंने प्ले लिस्ट जो है ना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जो है ना वो दिया होगा। आप वहाँ पर जाइएगा तो प्ले लिस्ट में जो है ना आपको ये सारे क्या कि जितने भी इसके जो है ना वो पार्ट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जितने भी लेक्चर होंगे फेडरल एक्साइज के वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं इसको जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं इसमें जो है ना वो प्लेलिस्ट में जो है ना इसको डाल देता हूँ, ठीक है। फिर अपना इसका जो पार्ट 1 होगा वो प्ले लिस्ट में जो है ना वो गिवन होगा, तो आप वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये सुन, ये सेक्शन नंबर 19 का मजीद जो है ना कुछ हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, जो है ना मजीद जो है ना पार्ट सेकंड में कुछ चीज़ें मजीद पढ़ेंगे। तो ये वो कहते हैं कंप्यूटराइज डेटा, वो इससे मुतालिक कंप्यूटराइज डेटा से मुतालिक है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने ना कंप्यूटराइज से रिलेटेड जो बंदे ने जो है ना मैन्युफैक्चरर है या जो भी है जो उसने अपना डेटा जो है ना वो मेनटेन रखना होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी या सेल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, जो भी होगा वो उसने अपना डेटा जो है ना वो मेंटेन करना होता है अपने पास, ठीक है। अब क्या करें, अगर इसने डिस्ट्रॉय करना है या मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का मतलब ये चेंज करना या इरेज करना या डैमेज करना है, ठीक है, तो वो किसकी मदद से करेगा, वो क्या करेगा, कमिश्नर से परमिशन लेगा, ठीक है। कंप्यूटराइज डेटा को अगर इसने डिस्ट्रॉय जो भी करना है, ठीक है, इन सारों में से कोई भी एक करना है तो इसके लिए उसने परमिशन लेना पड़ेगा कमिश्नर से, ठीक है। कमिश्नर की परमिशन के बगैर अगर वो ये करेगा तो फिर क्या होगा, ये ऑफेंस जो है ना वो कंसीडर जो है ना वो किया जाएगा, ठीक है। अगर वो इसको डिस्ट्रॉय करे कमिश्नर की परमिशन के बगैर और इसका पर्पज़ ये हो कि ताकि जो है ना वो जो एक्साइज ड्यूटी है उसको इवेट करे या अवॉइड करे, ठीक है, या उनको रिड्यूस करे, ठीक है, वो कमिश्नर की परमिशन के बगैर वो उसको डिस्ट्रॉय करे, मैनिपुलेट करे, इरेज करे या डैमेज करे, ठीक है, कंप्यूटराइज डेटा को। और ये पर्पज़ ये हो पर्पज़ ये हो कि हम क्या करें, एक्साइज ड्यूटी की लायबिलिटी जो है ना उसको कम करे या फिर अवॉइड करे, ठीक है। तो ये क्या एक पनिशेबल जो है ना एक ऑफेंस है, ठीक है ना। इस जो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के मुताबिक जो है ना ये पनिशेबल जो है ना वो ऑफेंस है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना ये पेनल्टी जो है ना आपको जो है ना वो पड़ेगी। आपने जो भी करना है परमिशन से, कमिश्नर की परमिशन से ही करना है, इसके बगैर करेंगे तो क्या होगा, ऑफेंस होगा। अच्छा पेनल्टी क्या है, इसमें से 75,000 रुपये आपको जो है ना जुर्माना देना पड़ेगा और 10 टाइम्स ऑफ ड्यूटी विच एवर इज़ हायर, ठीक है। और फिर अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने पार्ट फर्स्ट है, इसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना मैंने समझाया है, ठीक है। मैं जो है ना ये दोबारा जाना इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं दोबारा जाना ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये मैंने पार्ट फर्स्ट में भी डिटेल के साथ एग्जांपल के साथ समझाया, ठीक है, कि इससे क्या मतलब है 10 टाइम्स ऑफ ड्यूटी विच एवर इज़ हायर। फिर आपको इम्प्रिजनमेंट कैद की सज़ा भी मिल सकती है, मिलेगी, और वो क्या है 5 साल, ठीक है। ये आप बोथ भी मिल सकती है, दोनों भी। यहाँ पर मैंने बोथ का लफ्ज़ जो है वो नहीं लिखा, तो आप यहाँ पर बोथ का लफ्ज़ भी लिख दिया, ठीक है। जुर्माना भी देना पड़ेगा और जो है ना आपको जो है 5 साल की कैद की सज़ा भी जो है ना वो आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये ऑफेंस जो है ना वो कंप्यूटराइज डेटा से गड़बड़ करेंगे, ये ऑफेंस आप कमिट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको ये पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, ठीक हो क्या। अब यहाँ के रिफंड और ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटीज़ को मैं आखिर में जो है ना मैं इसको कवर करवाऊँगा, ठीक है, आखिर में। अच्छा फिर आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यूटीज़ ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अगर आप रेवेन्यू जो ऑफिसर है इसकी ड्यूटी में इसमें काम में करना को रोडी अटकाएंगे, ठीक है ना, उनको जो है ना वो उनमें काम में जो है ना मुदाखलत करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना उनकी ड्यूटी जो है ना परफॉर्मेंस में जो है ना वो खलल पैदा हो जाए, तो आपको जो है ना ये पेनल्टी जो है ना वो ये पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 50,000 रुपीज़ और 5 टाइम्स विच एवर हीज़ हायर, या इसको इम्प्रिजमेंट भी आपको जो है ना साथ जो है ना वो आपको जो है ना भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्रिजमेंट कैद की सज़ा वो 3 साल और बहुत या दोनों फ़ाइन, और बहुत का मतलब ये है कि फ़ाइन भी देना पड़ेगा और साथ साथ इम्प्रिजन भी जो है ना आपको जो है ना वो कैद की सज़ा भी जो है ना वो मिलेगी, ठीक है, अगर आप ये ऑफेंस जो है ना वो कमिट करेंगे, ठीक हो गया। ये क्या है 50,000 रुपीज़ और 5 टाइम्स विच एवर हार, ये इज़ हार, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में भी जो है ना एक एग्जांपल के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझाया कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। और मैं अभी जो है ना वो लास्ट में जब ये कवर कराऊंगा तो मैं इसके साथ भी दोबारा मैं समझा दूंगा, ठीक है, रिफंड एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। अच्छा डेट फिर वो
आ जाती है कि वो कहते हैं कि रिटेल प्राइस नॉट मेंशन्ड ऑन गुड्स, ठीक है। अगर आप जो है ना वो रिटेल प्राइस जो है ना जो भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर अगर आप रिटेल प्राइस जो है ना वो मेंशन नहीं करेंगे, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, ज़ाहिर है रिटेल प्राइस मैंने बताया था कौन फिक्स करता है, मैंने लेक्चर नंबर 6 में बताया था कि रिटेल प्राइस जो होता है ना वो मैन्युफैक्चरर ही जो है ना वो फिक्स करता है, ठीक है। तो एज ए मैन्युफैक्चरर अगर आप रिटेल प्राइस जो है ना अपने गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर जो है ना मेंशन नहीं करेंगे तो आपको जो है ना पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाती है, इसको सिगरेट के साथ जो है ना आपने रिटेल प्राइस ना सिर्फ मेंशन करना है सिगरेट की बात करें, बल्कि इनके साथ जो हेल्थ वार्निंग नहीं होती उससे वो तस्वीर लगी होती है जिसमें कि वो बताया जाता है कि कैंसर हो जाना आपको हो सकता है, ठीक है। तो साथ साथ रिटेल प्राइस भी मेंशन करना होता है, हेल्थ वार्निंग भी जो है ना वो मेंशन करनी होती है, ठीक है, उनकी पिक्चर और नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर का साथ भी जो है ना वो मेंशन करना होता है। तो मैं फिगर तो सिगरेट की सूरत में आपको तीन चीज़ें जो है ना ये मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, वो जो डब्बी होती है ना इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है ना वो कहते हैं कि अगर आप जो है ना वो इनके ऊपर जो है ना ये चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। आपको ना 5% ऑफ एड और इसकी ड्यूटी इसकी वैल्यू के हिसाब से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 500% रुपया जो है ना क्या करना पड़ेगा, 500% ऑफ एड वैल्यू, यानी इसकी जो वैल्यू है इसके ऊपर जो है ना आपने 500 रुपये चार्ज करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो अमाउंट आएगी वो एज ए पेनल्टी के तौर पर जो है ना आपको अदा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है ना ये काम नहीं करते, रिटेल प्राइस, हेल्थ वार्निंग और नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर सिगरेट के ऊपर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाती है गुड्स अदर देन सिगरेट, यानी सिगरेट के अलावा जो भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनके ऊपर जो है ना वो रिटेल प्राइस, यहाँ पर कैसे रिटेल प्राइस है, ठीक है, अगर आप इनके ऊपर जो है ना वो रिटेल प्राइस जो है ना रिटेल प्राइस उनके ऊपर मेंशन नहीं करेंगे, यानी सिगरेट के अलावा जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके ऊपर आप रिटेल प्राइस मेंशन नहीं करेंगे तो आपको क्या जुर्माना पड़ेगा, 40% ऑफ एड वैल्यू, इनकी वैल्यू के हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, जो 40% है वो क्या होगा एज ए पेनल्टी के तौर पर जो है ना आपको ये जो है ना वो देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों फिगर जो है ना आपने याद रखना, सिगरेट की सूरत में आपने याद रखनी है और गुड्स अदर देन सिगरेट की सूरत में जो है ना वो ये फिगर आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाती है अबेट करना एंड अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। अब अटेम्प्ट का मतलब ये है यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कोशिश करना, ठीक है ना। अबेट का मतलब ये है किसी की मदद करना, ठीक है ना, किसी भी जुर्म में, ठीक है ना, जी जुर्म में एहानत करना, अबट करना, अबेट करना या अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया कि आपने कोई चीज़ जो है ना मैन्युफैक्चर की, आपने 50, आपने क्या किया, आपने जो है ना कोई यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आप उसको क्या करते हैं, आप उसको छुपाने के लिए ना छुपा आप अपने उसके ऊपर जो है ना वो जो है ना एक्साइज ड्यूटी आप पे नहीं करना चाहते, लिहाजा आप क्या करना चाहते हैं, आप छुप के से जो है ना आप एक गाड़ी ले आते हैं और गाड़ी में उसको क्या कर रहे हैं, उसको लोड करते हैं, ठीक है, ताकि क्या करें आप उसको बाहर जो है ना वो लेके जाएं और उनके ऊपर जो है ना वो एक्साइज जो टैक्स अथॉरिटी है उनसे जो है ना वो छुपा के जो है ना वो बाहर ले जाए। अगर आप ऐसी किस्म की जो है ना वो अटैम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, उनका अटैम्प्ट का मतलब मकसद क्या होता है कि आप जो है ना वो जो एक्साइज ड्यूटी है आप उसके ऊपर पे नहीं करना चाहते, ठीक है, आप उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करना चाहते और ये आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं कि मैं किसी तरह से मैं किसी भी तरह से जो है ना वो एक्साइज ड्यूटी पे ना कर सकूं, ठीक है। लिहाजा आपका कोई ऐसा भी अटैम्प्ट आप कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये ऑफेंस जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। बेशक आपने जो है ना वो चाहे जुर्म मुकम्मल हुआ भी हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, चाहे आपने मार्केट में उसे बेचा हो या नहीं बेचा हो, लेकिन आप क्या करें उसको लोड कर रहे हैं और बाहर कई जगह पे जो है ना वो ले जा रहे हैं ताकि मैं कर इसको इसके ऊपर मुझे एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो नहीं पे करना पड़े, ठीक है, और मैं इसको बगैर एक्साइज ड्यूटी में कि मैं इसको बेच दूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जुर्म मुकम्मल हुआ भी है या नहीं हुआ, तो आप क्या कर रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, तो आप क्या ये ऑफेंस जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर अबेट क्या ना किसी के जुर्म में आनत करना, मिसाल के तौर पर एक बॉस है, ठीक है ना, एक बॉस है, ठीक है, मिसाल के तौर पर कंपनी का जो मालिक समझो, ठीक है ना, कंपनी का जो मालिक समझो, ठीक है, बॉस है, और ये क्या ना ये अपनी जो फैक्ट्री में जिसका जो मैनेजर है, ठीक है ना, फैक्ट्री में जो मैनेजर है इनका, ठीक है ना, ये बॉस है, ठीक है। अब ये बॉस जो है ना मैनेजर को कहते हैं कि आप इस तरह कर रहा हूँ कि फ़िलहाल किस्म की जो है ना मैंने जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको जो है ना फिलहाल गाड़ी में डालो और उनके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी पे ना करो, उनको स्मगल करो, ठीक है ना, बाहर ईरान ले जाओ या कोई इंडिया या सॉरी अफगानिस्तान जो है ना वो ले जाओ। तो आपके ऊपर जो है ना एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो छुपा भी रहे हैं, नंबर एक, और फिर क्या कर रहे हैं, बॉस क्या करता है उनको क्या करते हैं, उनको क्या ना डायरेक्ट कर रहे हैं मैनेजर को, ठीक है ना, और मैनेजर क्या कर रहे हैं, मैनेजर का ना अपने बॉस के इंस्ट्रक्शन पे चल के जाना उनको जाना वो जो एक्साइज ड्यूटी है सॉरी जो गुड्स है उनको जाना ट्रक में डाल के उनको बाहर स्मगल कर रहे हैं। स्मगल का मतलब क्या क्या आप क्या उसको पूरा एक्साइज ड्यूटी नहीं पे कर रहे हैं ना। तो ऐसी सूरत में ये जो मैनेजर क्या होगा, ये क्या होगा, बॉस की जाना इयानत कर रहा है, ठीक है, इनकी मदद कर रहा है एक जुर्म में, ठीक है। लिहाजा जो मैनेजर जो फैक्ट्री में जो है ना वो मैनेजर है, ठीक है ना, ये भी इक्वली जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा जितना जो है ना वो बॉस होगा, ठीक है ना।
बास को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस तरह करो, और जो मैनेजर है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पर अमल दरामद कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन पे बॉस के। लिहाजा वो क्या होगा, वो एबेट कर रहा है, लिहाजा वो क्या होगा, ये जो है ना ये ऑफेंस जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। ये मैंने वैसे एग्जांपल दिया समझाने के लिए, ठीक है ना, तो ये ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। अब ये कहता है एक अटैम्प्ट हुआ, एक अटैम्प्ट हुआ, ये क्या हुआ, अबेट हुआ। वो कहता है पनिशमेंट इज इक्वल फॉर अ बेटर एज वेल एज वन हु अटेम्प्ट्स। ये दोनों के लिए जो सज़ा है ना, सज़ा दोनों के लिए सज़ा की है सेम है, ठीक है ना, दोनों के लिए सज़ा सेम है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो है ना वो एक्साइज ड्यूटी को क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वो छुपा रहे हैं, ठीक है ना, वो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करना चाहते, लिहाजा दोनों क्या होंगे, इसकी पनिशमेंट जो होगी वो इक्वल होंगी, चाहे वो अबेटर की हो या जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, और दोनों की इक्वल होगी पनिशमेंट। अच्छा डिस्टेंस फिर आगे वो कहता है इफ़ पर्सन कंट्रवीन मैंने कि वायलेट करना, ठीक है ना, इफ पर्सन कंट्रवीन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड फॉर विच देयर इज़ नो पेनल्टी अवेलेबल। अब ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, वो इस एक्ट, किस एक्ट की बात कर रहे हैं, वो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 की बात कर रहे हैं, कि अगर उसको किसी भी कंडीशन को, प्रोविजन का मतलब ये है इसकी कोई भी कंडीशन को वायलेट कर रहा है, और उस कंडीशन की वायलेशन में इसके लिए, इसके खिलाफ जो है ना इसके लिए कोई पेनल्टी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, वो किसी कंडीशन को वायलेट कर रहा है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का, और इसके लिए कोई भी पेनल्टी जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, जिस तरह हमने जो है ना वो पढ़ी है सेक्शन नंबर 19 में, यहाँ पर कोई पेनल्टी अवेलेबल नहीं है। तो फिर इसके साथ कैसे किया जाएगा, ज़ाहिर उनको कोई सज़ा तो मिलेगा ना, तो उनके लिए इसने ये मुकर्रर किया कि उसके ऊपर जो है ना 5,000 रुपीज़ और 3% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज़ हायर। तो वो क्या अगर उनको ऐसे जुर्माने के तौर पर जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 5,000 और 3% ऑफ द ड्यूटी विच एवर इज़ हायर, ठीक है, तो उसका जुर्माने के तौर पर जो है ना वो देना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं साथ जो है ना मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी, सॉरी पार्ट नंबर 1 में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था एग्जांपल के साथ। मैं जो है ना अभी इसके साथ मैं मज़ीद जो है ना वो बताता हूँ, ठीक है, इनके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा डे स्टूडेंट फिर आ जाती है रिफंड, मैंने कहा कि आखिर में मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये रिफंड आर ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, इसका एक मकसद है, ठीक है ना, एक ही मतलब है रिफंड और ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें आपने डियर स्टूडेंट आपने एक डिफरेंस समझना है, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में जाना ये समझाया था, ठीक है ना, क्लेम्स अनड्यू एडजस्टमेंट। ये मैंने क्या किया था, जो लेक्चर नंबर हमारा 9 हुआ था उसमें मैंने क्या किया, इसका जो पार्ट फर्स्ट था यहाँ पर ये मैंने जाना वो करवाया था। इन दोनों में जाना अपने डिफरेंस रखने हैं, ठीक है ना, क्लेम्स अनड्यू एडजस्टमेंट और रिफंड और ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, इन दोनों में आपने समझना है, ठीक है। अब ये सुनिए यहाँ पर होता है ना क्लेम्स अनड्यू एडजस्टमेंट, वो का मतलब ये था कि आप क्या करते हैं, इनपुट के अगेंस्ट जो है ना आप क्या करते हैं, आउटपुट क्या करते हैं, उनकी एडजस्टमेंट जो है ना वो करते हैं, ठीक है ना, टैक्स की। लेकिन वो जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं उनकी आप क्या करते हैं, वो आपकी बनती नहीं है, अनड्यू का मतलब जो आपकी बनती नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, उसको आपने जो है ना उसकी एडजस्टमेंट करवा दी है, ठीक है, इसका मकसद ये है। अच्छा जी एडजस्टमेंट के अगर आपने मजीद डिटेल में जाना है तो आपने जो है ना प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में, ठीक है। फेडरल एक्साइज एक्ट का जो है ना आपने लेक्चर नंबर 3 जो है ना वो निकालना है, ठीक है ना, फेडरल एक्साइज एक्ट का लेक्चर नंबर 3 निकालना है। वहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट डिटेल के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन किया है कि इनपुट टैक्स क्या होती है, इनपुट टैक्स की आउटपुट टैक्स के साथ कैसे एडजस्टमेंट की जाती है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ये मैंने सारे डिटेल के साथ लेक्चर नंबर 3 में मैंने समझाया, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के लेक्चर नंबर 3 में समझाया। आपने प्ले लिस्ट में जाना है और लेक्चर नंबर 3 ढूंढ के वो निकालना है, ठीक है ना, वहाँ पर गिवन है, मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं रिफंड और ड्रॉबैक्स ऑफ ड्यूटी। वो कहते हैं कि अगर आप, अच्छा ड्रॉबैक का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई गुड्स है, ठीक है ना, वो जीरो रेटेड की कैटेगरी में है, जीरो रेटेड की कैटेगरी में है, ठीक है, आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो क्या है, जीरो रेटेड की कैटेगरी में। जीरो रेटेड की कैटेगरी में का मतलब ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर कोई ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके गुड्स जीरो रेटेड की कैटेगरी में है तो इसका मतलब ये है कि आपको गुड्स के ऊपर कोई टैक्स जो है ना, कोई ड्यूटी जो है ना, कोई ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं कि आपने, अच्छा डियर स्टूडेंट, और जीरो रेट कैटेगरी की कौन सी गुड्स के लिए होती है, जो आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है ना, तो आप जो मुझसे बाहर जो है ना वो ले जाते हैं, ठीक है ना, बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, वो जीरो रेट की कैटेगरी में जो है उनको डाला जाता है, गवर्नमेंट जो है उनको डाल लेते हैं, ठीक है ना। इनकी कई मकासद होते हैं, ये मैंने जो है ना पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनके मकासद क्या है, इनके क्या फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल के साथ, ठीक है।
तो अब इस तरह होता है डियर स्टूडेंट कि आपने क्या किया इनपुट टैक्स भी एक बार पे कर दिया, यानी आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिर आपने क्या किया फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आपने स्टील ले लिया, इसको कार में जाना, वो स्टील को कार में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया, ठीक है। तो आप क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप अच्छा आपको जो है ना वो आपको इनपुट टैक्स भी आपको देना पड़ेगा जब आपने रॉ मटेरियल खरीद ली, जबकि जो फिनिश गुड है यानी आपने कार प्रोड्यूस की इसके ऊपर भी आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। फिनिश गुड का मतलब ये है जो आपने बस मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, तो आपको जो है ना फिनिश गुड के ऊपर जो है ना आपको ड्यूटी जो है ना एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी गुड्स जो है ना वो जीरो रेट की कैटेगरी में है, तो आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है ना वो मुझे एक्साइज ड्यूटी भी ना पे करें फिनिश गुड्स पे, फिनिश गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि आपने जो है ना जो इनपुट टैक्स जो है ना आपने पे किया था, जब आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा था, स्टील आपने खरीदा था ताकि उसको कार जो है इसे मैन्युफैक्चर किया जा सके, ठीक है। जो आपने इनपुट टैक्स पे किया था, ठीक है ना। इनपुट टैक्स से कहते हैं जो आप जो चीज़ आप खरीदते हैं इसके ऊपर जो है ना आप जो टैक्स देते हैं उसको इनपुट टैक्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी सूरत में आप स्टील खरीदते हैं ना कार बनाने के लिए, ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट कहते हैं आपने फिनिश गुड के ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना, बल्कि आपने जो आउटपुट जो आपने इनपुट टैक्स दिया था ये हम क्या करें आपको वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। यहाँ पर क्या है रिफंड और ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, ठीक है। किस सूरत में, अगर आपकी गुड्स क्या है वो जीरो रेट की कैटेगरी में है, तो गवर्नमेंट कहेगा कि आपकी गुड्स ठीक है जीरो रेट की कैटेगरी में, तो आप जो है फिनिश गुड्स के ऊपर जो है हमें ड्यूटी ना पे कीजिएगा, एक्साइज ड्यूटी ना पे कीजिएगा, ठीक है। बल्कि आपकी जो है इनपुट टैक्स जो आपने रॉ मटेरियल खरीदते हुए जो पे किया था वो भी हम आपको क्या करेंगे रिफंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप क्या करते हैं अनड्यू, मैंने लफ्ज़ लिया कि आपकी रिफंड की मद में अमाउंट बनती नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया क्लेम किए और गवर्नमेंट से ले ली है, ठीक है। अनड्यू का मतलब ये रिफंड और ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, यानी आपकी जो रिफ़ंड होती है ना, जो रिफ़ंड जो इनपुट टैक्स की जो रिफ़ंड थी वो बनती नहीं थी, वो आपकी बनती नहीं थी, लेकिन आपने कोई नाजायज़ तरीके से जाना, किसी भी तरीके से जाना, आपने क्या किया गवर्नमेंट से क्या किया क्लेम किया और ले ली। लिहाजा इस ये जो है ना ऑफेंस, ये इस फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत ये क्या होगा एक ऑफेंस जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा, और उसके लिए आपको पेनल्टी जो है ना वो देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बनती नहीं थी और आपने क्लेम किया, आपने ले ली है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या था क्लेम, जो कि हमने लेक्चर ना इसका पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था कि क्लेम्स अनड्यू एडजस्टमेंट, यानी आप क्या करते हैं आप इनपुट टैक्स के अगेंस्ट जो है ना वो आउटपुट इनपुट टैक्स के जो है ना आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट आपकी बनती नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ना जहन में रखिए। जबकि यहाँ पर क्या करते हैं आप रिफंड जो है ना वो क्लेम आपने किया है, आपने गवर्नमेंट से ले लिया है, लेकिन वो आपका बनता नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल साथ दी है, ठीक है, कि ये मैंने जो है ना काफ़ी वीडियोस के साथ इसमें मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो में ये कॉन्सेप्ट मैंने जाना वो सारा एक्सप्लेन किया, जीरो रेट क्रिकेट कर ये मैंने 2-3 वीडियो में डियर स्टूडेंट मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये मैंने दोबारा जो है ना वो एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए मुख्तसर से अल्फाज में। अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ना ये पेनल्टी जो है ना वो देनी पड़ेगी 1,00,000 जुर्माना अगर आप ये ऑफेंस जो है वो कमिट करते हैं, और फिर क्या होगा और 5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी विच एवर इज़ हायर, ठीक है। और साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा 5 साल की सज़ा भी आपको जो है ना वो कैद की सज़ा आपको मिलेगी, आपको दोनों भी मिल सकती है, यानी आपको 1,00,000 जुर्माना और 5 टाइम्स विच इज़ हायर और 5 साल की सज़ा भी साथ जो है ना वो मिलेगी, ठीक है। अब मैं इसकी जो है एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल क्या है इसलिए भी ये यहाँ पर जो मैंने बताया था ये वो यहाँ पर भी इसके लिए भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, सबके लिए जाना वो कॉन्सेप्ट एक ही है। बस मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को मैंने जाना वो समझाना है, ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि 1,00,000 और 5 टाइम्स विच एवर इज हायर, इस कॉन्सेप्ट का जाना वो क्या मतलब है, ठीक है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा जाना पढ़ा रहा हूँ एक MCQ कि इसमें से MCQ इस तरह आ सकते हैं, ठीक है। इसमें से MCQ इस तरह जो है वो पूछे जा सकते हैं कि कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, ठीक है। इसमें से इस तरह से आ सकते हैं कि मिस्टर परफेक्ट क्लेम एन अनड्यू रिफंड ड्रॉबैक, मैं इससे एग्जांपल दे रहा हूँ इससे, ठीक हो गया, रिफंड और ड्रॉबैक। वो कहते हैं कि क्लेम एन अनड्यू रिफंड ड्रॉबैक ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑफ RS 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 वट अमाउंट ऑफ ड्यूटी वट अमाउंट ऑफ पेनल्टी ही विल हैव टू पे, ये इसमें से MCQ इस तरह जो ना वो आते हैं, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी ही विल हैव टू पे, तो इसमें से आपको ऑप्शन जो है ना वो दिए गए जाते हैं, ठीक है ना, आपको ऑप्शन दिए गए, तो आपने इसको करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करना है, आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने करनी है कि अमाउंट कितनी दी है, जो कि इसने अनड्यू की मद में इसने अमाउंट क्या किया था क्लेम किया था, ये क्या था अमाउंट कौन सा था जो कि अनड्यू जो है ना वो अनड्यू रिफंड इसने क्लेम किया था, ये अमाउंट आपको गिवन होगी। लिहाजा इसका क्या होगा ये आप लगा लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, इनके साथ क्या होगा आगे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसने कहा था देखो
1 लाख और 5 टाइम्स विच एवर इज़ हायर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, रिफंड के साथ ये फिगर आपने याद रखना है। तो 5 टाइम्स क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 गुना है, 5% नहीं है जो पिछला हमने किया था, ये क्या है 5 गुना है। तो 1 लाख का 5 गुना कितना होता है, वो 5 लाख होता है, ठीक है। लिहाजा आपने किया कि ये फिगर जो है आपने फाइंड कर दिए, 5 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या कि इस फिगर को साथ रखने कंपैरिजन के लिए, ये जो गिवन है ये आपने याद रखना है 1 लाख रुपए, ठीक है, इसको साथ आपने इसके साथ रखने कंपैरिजन के लिए। इसमें से हायर कौन सा है मुझे बताएं, 5 लाख रुपए ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख को एज ए पेनल्टी के तौर पर जो है ना वो अदा करना पड़ेगा। लिहाजा आपका आंसर क्या होगा, 5 लाख रुपए आपका आंसर होना चाहिए कि ये अमाउंट मैंने पेनल्टी के तौर पर जो है ना वो अदा करने, व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी ही विल हैव टू पे। तो ये 5 लाख रुपए आपने पेनल्टी के तौर पर जो है ना वो अदा करनी है। उसको आपने कैलकुलेट कर दे, कैसे करना है, आपने इस तरह जो है ना वो कैलकुलेट करना है इस अमाउंट पे जो कि गिवन होगा, ठीक हो गया, यहाँ पर गिवन होगा। और ये 5% मैंने कहा, ये 5 गुना मैंने कहाँ से लगा, ये आपने याद रखना है, ये इनकी पेनल्टी है। अगर आप ये ऑफेंस कमिट करेंगे तो आपको ये पेनल्टी देना पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं 1 लाख और 5 टाइम्स विच एवर इज हायर, ठीक है ना। तो आपने क्या करना, 5 टाइम्स को 5 जो टाइम्स है इसको डायरेक्ट जितना अमाउंट गिवन है जो कि अनड्यू और रिफंड आपने क्लेम किया तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फिगर आ जाएगा। फिर आपने ये अमाउंट क्या करना है, इनको साथ रखना है, दोनों को कंपैरिजन करें, इसको साथ रखना है और जो अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिए इसमें से हायर कौन सा है कंपैरिजन करेंगे, इसमें से ये हायर है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 लाख आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या करे 1 लाख और 5 टाइम्स विच एवर इज हायर की बात कर रहा है, ठीक है ना, विच एवर इज हायर। तो इसमें से ये वाला जो है ना वो हायर हुआ। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये पहला है इसका पार्ट, ये मैंने ये पार्ट 1 है, इसमें ये इसका दूसरा एग्जांपल है। वो कहता है कि मिस्टर परफेक्ट क्लेम एन अनड्यू रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑफ आर एस 10,000। वो क्या करते हैं, वहाँ पर क्या था 1 लाख रुपए इसने क्या किया था, अनड्यू क्या करे रिफंड क्लेम किया था, ठीक है, इसने लिया था गवर्नमेंट से। यहाँ पर इसने 10,000 रुपया क्या किया, जो अनड्यू रिफंड की मद में जाकर इसने क्लेम किया, उसने गवर्नमेंट से जो है वो लिया है, ठीक है। अब वो कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी ही विल हैव टू पे। ये आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए होंगे, लिहाजा आपने क्या कर इसमें से आंसर कैसे फाइंड करने हैं, आपने क्या करना होगा, ये जो 10,000 रुपये जो है ना गिवन है इसमें से क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स जो है ना 5 गुना 10,000 का 5 गुना क्या होता है, ठीक है, 10,000 का 5 गुना क्या होता है, 5 गुना कितना होता है, वो क्या होते हैं 50,000 जो है ना वो होते हैं, ठीक है, 50,000 रुपये, ठीक है। आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। ये ब्लड क्यों हो जाता है, ठीक है। ये देखो 5,000, वही 5 को साथ आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 1 लाख और 5 टाइम्स विच एवर इज हायर, ठीक है। लिहाजा जो भी हायर हुआ, फिर आपने ये अमाउंट कैलकुलेट कर फिर क्या करना पड़ेगा, आपके साथ 1 लाख रुपये भी रख दिए कंपेरिजन करने के लिए। मैं वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, 1 लाख रुपये इसमें से ज़्यादा कौन सा, यहाँ पर क्या करे 1 लाख और 5 टाइम्स विच एवर इज़ हायर। तो इसमें से हायर कौन सा है, ज़ाहिर है 1 लाख रुपये हायर है, ठीक है ना, ज़्यादा है, ये कम है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये अमाउंट होने चाहिए। लिहाजा आप कौन सा टिक करेंगे, आप क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट क्या करेंगे, आपको 1 लाख रुपये क्या होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है। 1 लाख रुपये एज ए पेनल्टी के तौर पर जो है ना वो अदा करना पड़ेगा। अगर आप अनड्यू रिफंड क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, आपकी बनती नहीं और आपने क्या किया, क्लेम किया है, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, आप इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब जितने भी मैंने मजीद यहाँ पर करवाई हैं, ये यहाँ पर क्या हो गया 75,000 10,000, ये आपने बिल्कुल इस तरह प्रोसेस है, आपने क्या करना है, लगाना है, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह जो है ना आपने प्रोसेस जो है ना वो लगाना है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3% है, ठीक है ना, वो 5 टाइम था 3%, ये मैंने पिछले पार्ट 1 में इसको कवर किया था, ठीक है ना, इसको आपने याद रखना। ये क्या है 3% है, और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इस सूरत में क्या है, इस सूरत में जो है ना ये 5 टाइम्स है, ठीक है। तो 5 टाइम्स वाला मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है इसमें, और जो 3% वाला है वो मैंने पार्ट 1 में इसको करवाया था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, आपने समझना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना ये बिल्कुल जो है ना क्लियर क्लिस्ट जो है ना वो समझ आ गया होगा, ठीक है। आपकी जो है ना कोई क्वेरी बनती है, कोई क्वेश्चन बनता है, तो आपने लाजमी तौर पर जो है ना वो लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा जो है ना फेडरल एक्साइज एक्ट होगा 2005 होगा, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं एक इजाफी चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है ना, ये फेडरल एक्साइज एक्ट है, ठीक है, उसमें सप्लीमेंट्री प्रोविज़न जो है ना वो आ जाती है, ठीक है। अब इसमें से जितनी भी हेडिंग्स है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है 40 से जो है ना वो शुरू होता है,
और एंड कहाँ पर होता है, एंड होता है यहाँ पर, ये देखो फ़ी एंड सर्विस चार्जेस पे जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो सारा क्या हो जाता है, वो एंड हो जाते हैं, ठीक है। लिहाजा ये जो सारे जितने भी हेडिंग आ जाते हैं ना, ये सारे मैंने जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने बताया, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो मैंने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो है ना वो पढ़ाया है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या आपने क्या करना है, जो सेल्स टैक्स एक्ट में आपने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने इससे निकाली थी, यही इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से इसको पढ़ के आपने निकालनी है, ठीक है, उसको देखते हुए, ठीक है। और उसमें से ज़्यादा डिफरेंस क्या होगा, इसमें ये होगा कि सेल टैक्स एक्ट में जो 1990 में जो 30 डेज़ का जिक्र होगा, और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वहाँ पर 40 दिन का जिक्र होगा। सिर्फ डेज़ का फ़र्क हो सकता है, ठीक है, किसी अथॉरिटी का फ़र्क हो सकता है कि वहाँ पर जो है ना कमिश्नर को परमिशन थी, यहाँ पर जो है ना वो इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू को जो है ना परमिशन होगी, बस इतना जो है ना वो डिफरेंस है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने सेल टैक्स एक्ट 1990 में पढ़ा है, ये सारा कॉन्सेप्ट वही है। बार ऑफ सूट एंड लिमिटेशन ऑफ टू अंदर लीगल प्रोसीडिंग कॉन्सेप्ट, ये मैंने ऑलरेडी जो है ना वो सेल टैक्स एक्ट 1990 में ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस इसमें से क्या करना है, आपने इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। किसको देखते हुए इन्फॉर्मेशन निकालनी है, अपने सेल टैक्स एक्ट 1990 को जिस तरह मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली है इसमें से, तो आपने वही इन्फॉर्मेशन इसमें से निकालनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसमें से चेंजेस करने की, यहाँ पर वहाँ पर कुछ डेज कुछ और थे, यहाँ पर कुछ डेज कोई और जो है ना वो हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्कुल वही है, मॉनिटरिंग ट्रैकिंग ये को मैंने वहाँ पर भी करवाया है, ये वहाँ पर भी है। यहाँ पर बस कुछ जो है ना वो डिफरेंस हो सकता है, उसके वो के दिनों का हो सकता है, किसी अथॉरिटी का हो सकता है, ठीक है ना। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, ठीक है ना। ये डिलेड रिफंड का कॉन्सेप्ट भी मैंने वहाँ पर समझाया, यहाँ पर दिनों का फ़र्क हो सकता है, ठीक है ना। रिफंड ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर पता, यही सेम जो हेडिंग है वहाँ पर सेल टैक्स एक्ट 1990 में जाना वो है, ठीक है। ये सारे जितने भी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये ऑडिट वाला ये मैंने सेल टैक्स एक्ट में भी यहीं पर है, ठीक है ना। ये क्या होगा, सारे से आप नोटिस अंदर डॉक्यूमेंट, ये मैंने सारे जितने भी कराए, रियल एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस, ये सारा मैंने करवाए हैं। एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यही बिल्कुल एग्जैक्ट वही एडिंग है। फी सर्विस चार्जेज रिपील, ये सारे जो ना वहाँ पर गिवन है, ठीक है। लिहाजा आपने क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल वाइज क्या करें, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट वही है जो सेल टैक्स एक्ट 1990 में था। बस आपने क्या करना है, इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जिस तरह मैंने सेल टैक्स एक्ट 1990 में इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाली थी, और उसमें से चेंज इस तरह करनी है कि इसमें से क्या होता है, माइन्यूट का डिफरेंस हो सकता है, वो डेज का हो सकता है, वो किसी अथॉरिटी का हो सकता है, ठीक है ना। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने बस ये खुद जो है ना अपनी तरफ से ये होमवर्क जो है ना करनी है, ठीक है। बाकी हमारा क्या हो गया सर, जो हमारा फेडरल एक्साइज एक्ट है वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो दुआ में याद रखना और अल्लाह हाफिज़। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग जो है ना अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस फ्रीली अवेलेबल कंटेंट से जो है ना वो फ़ायदा उठा सके। और इसके अलावा जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो जो है ना वो कैसी लगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।